बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है, लेकिन वही हुआ कि जिसका डर था कि अदलिया वर्सेस गवर्नमेंट या कि अदलिया वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट हो क्या रहा है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन तीसरी कुव्वत बन के सामने आएगा कि ये जो मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस इसना में फिर बानी पीटीआई इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड होना, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है। आप बेबाक गुफ्तगू करते हैं और कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, पाकिस्तान की सियासत से लेके पाकिस्तान के दिफाई जितने भी इदारे हैं या पाकिस्तान की जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं जो हमें इंटरनेशनल ख़तरात लाक हैं, तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने ज्वाइन किया फ़ोन कॉल पे, उनसे हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहेंगे जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं जनरल अब्दुल कयूम साहब? जी सुन सकता हूँ, बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है आपकी? क्या आप हमें सुन सकते हैं? सुन सकता हूँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, मेरा सवाल ले लें सर। ये आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 9 मई के जो किरदार हैं उनके लिए कहा कि जीरो टॉलरेंस और उनको कैफरे किरदार तक हम पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने एक ये भी निशानदेही की कि डिजिटल दहशतगर्दी अब हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? एक मेरा ये सवाल। दूसरा मेरा ये सवाल ले लें कि शेख मुजीब की वीडियो अपलोड खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ऐसी सूरत हाल में तो ये मुल्क किस सिमत जा रहा है सर? देखिए, ये जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और खसूसन पाकिस्तानी हालात के अंदर, और वो जरूर इस चीज का जायजा लेते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या है। तो ये जो अभी मीटिंग हुई है इसमें उन्होंने यही हाईलाइट किया है कि एक तो दहशतगर्दी के खात्मा और दूसरा ये कि हम मुल्क के अंदर जो हुकूमत है उसके साथ मिल के उनकी सपोर्ट करके मईशत को भी बहाल करने की कोशिश में पूरी अफवाज अपना जोर लगाएंगी और वो हुकूमत के पीछे है। तो ये दोनों बड़ी खुशाइंद बातें हैं, क्योंकि खतरात जो है वो हर तरफ से हैं। आपको ये पता है कि एक मुल्क के अंदर खसूसन ये जो पोलराइजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की, फिर एक जमात ने मतलब इस चीज को ठेका लिया हुआ है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात निकालनी है जिससे कौमी यकजहती के ऊपर और मुल्क की सलामती पे हरफ आए। ये मुजीबुर रहमान से रेफरेंस भी ये बड़ी बदनसीबी और हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जो मुल्क के अंदर वजीर आजम रह चुके हों वो फिर ऐसी बात करें कि जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त किया जो उसकी वजह बने, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसमें टेररिज्म भी है और उसके अंदर दुश्मन को हमारी एटमी ताकत भी खटकती है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अभी जो इलेक्शंस हुए हैं इसके अंदर कैंपेन के अंदर भी जो हो रहे हैं उसमें मोदी ने कई दफा रेफर किया है कि हमने जो न्यूक्लियर रखा हुआ है वो ऐसे नहीं रखा हुआ। ये पहले इस तरह बात नहीं करते थे और पहले इनकी थी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी थी, और अभी ये खुल के आ रहे हैं सामने। हमने तो हमेशा कहा था कि हम उस पॉलिसी पे नहीं चलते, नो फर्स्ट यूज। हम तो ये देखते हैं कि हमारा ये जो है ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है जिसके दायरे के अंदर रह के हमने फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस रखा हुआ है। और ये जब हम समझे कि हमारी कौमी सलामती खतरे में है तो ये अप्रोप्रिएटली हम अपने दफा के लिए हकूक अपने जो हक है उसको महफूज रखते हैं। तो ये बाहर से भी ये बातें हो रही हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जैसे कहा गया कि हमारे पीछे पूरी कौम की दुआएं हैं और होनी भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वक्त जरूरी है कि हम मिल के कौमी यकजहती को फरोग दें और सर जोड़ के बैठे और अपने मसाइल जो पॉलिटिकल है वो पार्लियामेंट में हल करें और अदारों के पीछे खा वो जुडिशली हो या वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या आपके और लोग हों उनके पीछे नहीं
पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें अपने अपने दायरे में आइन के मुताबिक रह के काम करना चाहिए। एज पर माय जो हम मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि बानी पीटीआई बदजिद हैं कि वो बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। वो कह रहे हैं कि मैं 3 पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट में है, पीएमएलएन, पीपी एंड एमक्यूएम, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। तो जब एक मुल्क की ये पीटीआई जमात जिसकी माजी में हुकूमत रह चुकी है, अगर स्टेक होल्डर से पार्लियामेंट में आकर वजीर आजम के पास, सदर मुमलिकत के पास बैठकर बात नहीं करेगी तो मसले का हल नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो फिर कौन लोग हैं कि जो इस रविश को खत्म करने में अपना किरदार अदा करने? जनरल साहब, या देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बदकिस्मती से पहले भी एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट किया और वो इक्तदार में चोर दरवाजे से आए 2018 के अंदर। सही। और आपने देखा कि उससे बदनामी एस्टेब्लिशमेंट की भी हुई और इन्होंने भी आके मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और ये जो उस वक्त इनके मुंह को खून लगा है ना इक्तदार हासिल करने के लिए, अभी भी ये चाहते हैं। और बाद में इन्होंने क्या कहा, अमर बिन मारूफ, इन्होंने कहा हक और बातिल की लड़ाई है। हाँ। और फिर ललकारा एस्टेब्लिशमेंट को, कहा आप हक के साथ खड़े हो, आप हमारे साथ खड़े हो, आप न्यूट्रल जो आप कह रहे हो वो तो जानवर होते हैं, आपके अंदर मीर जाफर और मीर सादक है। इस तरह की जुर्रत और इतनी हद तक अमेज बातें इन्होंने की हैं। तो अभी अब फिर इन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा, ये जो धक्के इनको लगे हैं उससे भी नहीं सीखा। और अभी फिर ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को आप इन्वॉल्व करके उनकी क्रेडिबिलिटी को इरोड ना करें, उनको अपना काम करने दें। आप आपस में पॉलिटिशियन मिल के बैठें और मसाइल को हल करें। आप अपना जो भी रोना धोना है वो पार्लियामेंट में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें, उनके साथ करें। और आपके अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो अदालत के अंदर जाएं। आप बार बार कहते हैं तो आपको एस्टेब्लिशमेंट क्या गारंटी दे सकती है? देयर इज नो क्वेश्चन। वो तो यही कहेंगे कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है, मार्शल लॉ तो है नहीं, और आइन आपके पास मौजूद है, वो तो कोई एब्रोगेट नहीं हुआ। तो आपके अगर आप लीडर हैं तो आपको फिर खुदा के वास्ते अपने पॉलिटिकल लोगों से बात करनी चाहिए और अपने असूलों पे बेशक कायम रहे। लेकिन आप अगर ये कहें कि आपको प्लेट में रख के फिर कोई इक़्तिदार आपके पास रखेगा तो फिर वही हश्र होगा जो 2014 से आपने शुरू किया धरने दे के, और एम्पायर की उंगली के मुंतजर रहे, फिर उंगली आई और फिर आपने देखा क्या हुआ। तो पाकिस्तान एक कौमी साने से सामने आ गया और आपकी इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया, आपके मुल्क के अंदर सोशल आपका फाइबर तार हो गया। और पाकिस्तान जो है वो इस हालत में तब पहुंचा है कि आपने ये हरकत की है। तो अभी खुदा के लिए अभी समझ जाए, आप पार्लियामेंट में आपकी पार्टी है, वहां बैठ के बात करें और मसले को आगे चलाएं। जनरल साहब, एक मेरा लास्ट आपसे सवाल है और बड़ा ऐसा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं जो कि इस मौजूदा जो सूरत हाल है इस पर फिट बैठता है। अगर बानी पीटीआई ने ये जिद न छोड़ी, जो कि वो गलत सिमत जा रहे हैं, सब उन पे तनकीद कर रहे हैं कि आप अपने इक्तदार, जैसे आपने कहा कि प्लेट पे रख के आपको मिले, आप जिद्दी बच्चे बने हुए हैं, आप पार्लियामेंट जाएं, आपके लोग वहां बैठे हुए हैं, आपका जो रियल प्लेटफॉर्म है वहां नहीं जा रहे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट फिर कल की रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहिया साहब को गद्दार कहना, माजी के सारे गड़े मुर्दे निकालना, फिर आने वाले लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को फिर मिसगाइड करना, तो मामला तो मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। या ये अफसोस की बात है ना। देखिए, अभी रऊफ हसन भी हमारे भाई हैं, लेकिन दी पॉइंट इज कि वो अनइलेक्टेड लोग टीवी पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतनी वो करते हैं, वो अपनी चादर से ज्यादा कदम जब आप बार बढ़ाओगे और उससे एक गलत इंप्रेशन करके आप अवाम को गुमराह करोगे तो उससे हालात बेहतर तो नहीं होंगे। तो ये तो आपके जो इलेक्टेड लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर आके वो बैठ के डायलॉग करें, बात सुने भी और बात सुनाएं भी, और उसके बाद फिर आगे चलने की बात करें तो वही ठीक है। ये जो आप टीवी पे बैठ के तो बुरा भला हर जो आपके मुंह में आता है एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, जजेस के मुतालिक, सियासतदानों को चोर डाकू और उनके ऊपर और जेली प्रोपेगेंडा और बाहर की जो हनूदो यहूद का पैसा और इंटेलिजेंस लगा के आप बदनाम करते हैं अपने मुल्क को और अपने सारे सिस्टम को। तो आप ये समझते हैं कि ये मुल्क जो है इससे मजबूत होगा या कमजोर? क्या जनरल साहब, कुछ जजेस भी ऐसे हैं कि जो आपको लगता है कि फेवरेटिज्म कर रहे हैं,
बानी पीटीआई को वो वाकई देखिए देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमारी जुडिशरी का पहली बात तो ये है कि हमें दुख से कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में अगर 145 ममालिक में हमारी रेटिंग 129 है, तो ये काफी है हमें बताने के लिए कि हमारा जुडिशियल सिस्टम पोटेंट नहीं है और इसमें बड़ी इस्लाहात की जरूरत है। नंबर 2, मैं ये कहता हूं कि करंट जजेस तो अपनी जो भी एफर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर हम कोई ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन माजी आपके सामने है जहां वो जज थे जिन्होंने ये बानी पीटीआई पेश हुआ तो उन्होंने कहा गुड टू सी यू, और इसके अलावा उनको प्लीज करने के लिए आपने देखा कि 25 अरकान असेंबली के जो नो कॉन्फिडेंस में शामिल हुए थे, आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके वोट ही काट दिए, और उससे एक बहुत बड़ा एक डबैकल पंजाब में हुआ और एक हुकूमत बनी गई जिससे नुकसानात होते रहे। और बहुत से जजेस ने माजी के अंदर मार्शल लॉ के अंदर भी ये किया कि आपने देखा कि जस्टिस सरदार हसन थे या कौन, उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को आईन बदलने की इजाजत दे दी। इससे पहले भुट्टो साहब को किया और नसीम हसन शाह साहब टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि हमने गलती की है। अभी भी भुट्टो साहब के केस का मसला बना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनके साथ ज्यादती हुई है। तो माजी में गलती हुई है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मौजूदा जो जजेस की हमारी फ्लीट है वो खुदा के लिए ये देखें और वो गलतियां ना करें, और आप न्यूट्रल रहे एब्सोल्युटली, और सिर्फ आप अपने डिसीजन से बोलें और इंसाफ करें। फेवरेटिज्म जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं, मेरिट पे इंसाफ करें जो कि तारीख का हिस्सा बन जाता है और फिर दोबारा रेफर होता है कि जी फलां जज ने किया। लेकिन अगर आप गलत फैसला करेंगे तो जस्टिस मुनीर को आज भी लोग अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते कि उन्होंने जब मौलाना तमीजुद्दीन का केस आया तो उन्होंने उसके अंदर क्या किया और वहां से पूरी डेमोक्रेसी को डिरेल कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये एक हमारे लिए अच्छी चीज है। हम जजों की इंतहाई इज्जत करते हैं और उनके फैसलों पे सरे तस्लीम खाम करते हैं, लेकिन उनको फेवरेटिज्म की बजाय दयानतदारी के साथ पार्टियों के हक में अगेंस्ट वटेवर वो फैसला करें जो याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जनरल रिटायर अब्दुल कयूम ने अपना मौकिफ दिया। शाह साहब, आपने सुना कि जनरल साहब ने बड़ा खुल के आज उन्होंने बता दिया कि आप गलत सिमत जा रहे हैं, पीटीआई गलत सिमत जा रही है। तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? पीटीआई तो वो कहते हैं ना ब्रेक पे पैर ही नहीं रख रही, वो तो मजीद आगे बढ़ती जा रही है। मजीद फिर हम किसी दूसरे सानहे का इंतजार तो नहीं करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल रिटायर कयूम साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ उनकी गुफ्तगू में कि मुल्क की सलामती को, कौमी सलामती को नुकसान देने वाला जो भी काम है साजिद, वो इस वक्त माहौल के लिहाज से बड़ा नुकसानदेह। मसला यहाँ ये पेचीदा होता जा रहा है कि 24 करोड़ आवाम जो है इस शैतानी सोशल मीडिया की वजह से 24 करोड़ आवाम जो है वो मीडिया एक्टिविस्ट बन चुकी है कि मैं भी सहाफत जानता हूँ और मैं भी इसमें कूद पड़ूं। तो उस जलती हुई आग में मैं ये समझ रहा हूँ कि 24 करोड़ आवाम कूदी हुई है। तो सबसे पहले तो कानून को इस तरफ आना चाहिए कि सोशल मीडिया की हुदूद बांधी जाए। उसके बाद जो देखें मीडिया इंडस्ट्री है हमारी, जो वसी मीडिया इंडस्ट्री है और उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है वो हुकूमतें चलाने में और सियासत को लेके आने में या अवामी मसाइल के हल में, तो वो मीडिया के लोग भी जो हैं वो कम से कम ये देखें कि किस शख्स को बिठाने से किसके बयान से क्या नुकसान पहुंच रहा है मुल्क को और कौम को, कौमी सलामती को क्या नुकसान हो रहा है वो देखें। बाकी अगर चेयरमैन पीटीआई ने जो आपने ट्वीट की बात की कि उन्होंने किया और ये उनके अकाउंट से ये वीडियो किसने चलवाई? शेख मुजीब रहमान। ऐसा ही हुआ, लेकिन इस चीज को आपको मैं बताता चल रहा हूँ यहाँ कि जो गौहर साहब हैं इस वक्त चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है इससे हम मुत्तफिक नहीं है, ये हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये डिनाई किया उन्होंने। आपने एफआईए का इस पे मौकिफ शायद नहीं सुना। एफआईए से जब मीडिया के नुमाइंदों ने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर बानी पीटीआई इनकार करते हैं तो हम फिर देखेंगे कि ये किसने चलाया। अगर वो मानते हैं कि हाँ ये मेरी मशवरे से हुआ है और मेरी ईमा पे हुआ है तो हम अकॉर्डिंगली केस को देखेंगे। आपकी बात में ठीक मानूंगा उस सूरत में इस वक्त की जो जितनी भी चीजें वो हुकूमत के अंडर हैंड है, जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं, जो भी नेटवर्क काम कर रहा है वो हुकूमत के अंडर में है। तो मैं नहीं समझता कि जेल से किसी की ईमा पे चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस हद तक आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये
इंतशारी बयान है। सर वो शेख आपने शायद फिर रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुन ली रऊफ हसन, उन्होंने भी तो यहिया साहब से लेकर, मैं तो पिछले प्रोग्रामों में भी बात आपकी काट रहा हूँ, कह चुका हूँ कि रऊफ हसन जैसे लोग और दीगर मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने बानी, अपने कायद को जेल में बैठे हुए को नुकसान पहुंचाने के सिवा कोई काम नहीं कर रहा है अपनी गुफ्तगू से। बात को पॉजिटिवली कोई भी नहीं कर रहा है। देखिए वही बात जो अभी रिटायर्ड जनरल कयूम साहब कर रहे थे कि असेंबली का फ्लोर मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, और पीटीआई के लोग भी हैं वहां आपके लोग भी, और एक सूबा पूरा आपके पास है, उसमें आपकी जो हुकूमत है, हाँ। तो आप जो है वो उस तरफ से भी आ सकते हैं तमाम मामलात को लेके, बजाय इसके कि अफरा तफरी फैलाई जाए, फिर इनको बोल दो इंतशारी टोला, तो ये बुरा मान जाते हैं। अब इंतशारी टोला तो नुकसान अपने ही लोगों को पहुंचा रहा है, अपने ही बानी को, अपने ही चेयरमैन को, अपनी ही क़यादत को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि इस वक्त पाबंद सलासल है। ठीक है, आपकी गुफ्तगू उनके लिए नुकसान का बात बन रही है, ये कोई नहीं देख रहा। चले इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है कराची की मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सलीम सिचवानी साहब। मैं खुश आमदीद कहेंगे सर। सलीम सिचवानी साहब, आपने टाइम दिया और मैं सर आगाज करूंगा कि FIA एक और मुकदमा बानी पीटीआई पर बनाने के लिए पर तोड़ रही है। उनके ट्विटर अकाउंट से, उनके पर्सनल ID से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड हुई है। उस वीडियो में क्या आ रहा है सर? वो शेख मुजीब ने इस मुल्क को 2 लाख कर दिया सर। उस वीडियो में क्या आ रहा है सर? यही कुछ आ रहा है। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है, और आप कह रहे हो शेख मुजीब ने नहीं तो क्या एक फॉर्मर वजीर आज़म हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आप लाए ना, उसको पढ़े, उसमें किसके ऊपर इल्जाम, उसने जनरल यहिया के ऊपर उन्होंने इल्जाम डाला है, और आप कह रहे हैं कि शेख मुजीब ने तो ऑपोजिशन आप ये आप पार्लियामेंट में करें। दे देते पाकिस्तान की, किसने आपके हाथ बांधे हुए थे? जिसका हक बनता था पाकिस्तान में हुक्मरान बनने का, उसको आप हक दे देते, बात खत्म हो जाती। मतलब आप लोग सारे पीटीए वाले उसी पॉलिसी पर हम काम लोग कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप बीइंग अ पाकिस्तानी बात, इसमें बीइंग अ पीटीए, बीइंग अ एंकर बात नहीं कर रहा, बीइंग अ पाकिस्तानी बात। क्या शेख मुजीब का हक नहीं बनता था कि वो इलेक्शन जीता हुआ था, उसको हुकूमत दी जाए? बनता था या नहीं बनता था? बीइंग अ पाकिस्तानी आप जवाब देना सर, सब बनता था या नहीं बनता था? आप जवाब देना सर। जो हुकूमत जीता, जो सीटें जीता, उसका हक बनता था, उसको दे दे। वो नहीं दी गई, इंतजार क्यों फैलाया गया? क्यों नहीं? उसका हक कैसे बनता था? वो इलेक्शन जीता हुआ था। नहीं, वो इलेक्शन जीता हुआ था, जीतना एक अलग चीज है, और अपने ऊपर इंतशारी टोले को, उस वक्त का वो इंतशारी टोला था, आप ये कह रहे हैं मुल्क को जो काबिल हो जाता, मुल्क को कर दो, वो मजीद 4 टुकड़े कर देता मुल्क के। इंतशारी टोले का नाम लेके मुल्क को 2 लाख कर दो, वो सही है। जाली बागी पैदा करके फिर इनसे लड़ने के लिए हमारे सिपाहियों को भेज दो, वहां पे हमारे सिपाही, मैं XYZ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जो है वो हमारे सिपाही भी जान दे रहे हो, और वहां से आम पब्लिक भी जान दे रही हो। इस तरह के इंतशारी टोला जो ताकतवर हल्कों की तरफ से मुसल्लत है बाज़ जगहों पे, वो खत्म होना चाहिए। जो आप पीटीआई को आगे ले जाने की ऑपोजिशन कर रही है, जो अमेरिकन डॉलरों पे जो पल रहे हैं इस मुल्क के अंदर में, उनको जो है वो बेनकाब होना चाहिए, और उनको जो है जेलों में होना चाहिए। नहीं, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं, जो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की रऊफ हसन ने, क्या आपको नहीं लगता कि इन अल्फाजों से गुरेज करना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए? कौन से अल्फाज? आप अल्फाज भी तो कहे ना, कौन से अल्फाज आपको बुरे लगे इनके? आप बताइए ये अल्फाज। मुझे बुरे लगे सर, मुमकिन है पूरी कौम को बुरे लगे हो। उन्होंने कहा फला जर्नल गद्दार। अब क्यों? जब आप हुकूमत थे तब तो सब सही था। इंक्वायरी करवा लेना। हाँ, क्यों नहीं करवा रहे? आप जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे न्यूट्रल जजेस से कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। जुडिशियल इंक्वायरी वो न्यूट्रल जजेस आपकी पसंद क्यों? सर सबकी पसंद क्यों? अगर नहीं तो इंटरनेशनल जजेस ले आए सर। जिस मुल्क में जो नंबर 1 पे, जो दुनिया के अंदर जो कोर्ट्स नंबर 1 पे है ना, उन मोबाइल के जजेस लाके उनसे फैसला करवा ले कि कौन गद्दार है और कौन मुझे बताने आ जाएगा। बेनजीर के दौर में स्कॉटलैंड यार्ड को नहीं मान रहे थे लोग। स्कॉटलैंड यार्ड मुझे नहीं पता वो नंबर 1 पे नहीं है, मैं तो नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? इतना बड़ा इशू नहीं है कि नंबर 1 को बुलाया जाए। आप बताएं, इशू तो खामखा का बनाया हुआ। आप बताएं कौन है नंबर 1 पे? कोई कौन सा मुल्क है आपके इल्म में है सर? नहीं है। तो जो नहीं है तो कोई बात अपनी सोचे 129 पे खड़े, अभी बताया 129 पे आप खड़े हो। 129 नंबर पे हमारा जुडिशरी सिस्टम है, और अब कुछ जज स्टैंड बाय ले रहे हैं तो उनको बदनाम करने के लिए साजिशें हो रही है। अच्छा, मतलब जो आपके फेवर में फैसला है। यस सर, जो जजेस करते रहे अच्छा, तो वो अच्छे हैं, और जब वो जजेस के नहीं है, गलत है, मुल्क को कौम के मफाद में नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, ये जो आप सियासी दबाव डाल रहे हो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो जज बुरे हो जाते हैं। नहीं तो अपोजिशन में आप बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में आपके लोग बैठे हैं, आप वहाँ पे तनकीद करें, वहाँ पे आप हुकूमत की सर्विसेज पर तनकीद करें, लेकिन आप हो रही है ना सर, वो भी हो रही है। नहीं, आप एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ गए सर हाथ धो के।
तो सर ये कौन लाया है इनको फॉर्म 47 वालों को? तो 2018 में कौन फॉर्म लाया? 47 वालों को 2018 में कौन लाया? एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, वाजह मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट लाई थी। आप माने ना उसको भी, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी आपकी। आप 47 का चेपा लगा रहे हैं उसके ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर पाकिस्तानी सच्चाई कभी नहीं मानेंगे पीटीआई वाले। वालों को लेके आई और पाकिस्तानी कौम के साथ ये गद्दारी के मुतारिफ है। बिल्कुल 2018 में गद्दारी नहीं थी सर, 2018 के अंदर उन्होंने अपना फर्ज अदा किया था। क्या फर्ज अदा किया था? क्या फर्ज? तो फिर बाद में बाजवा बुरा हो गया। आप गद्दारी दे रहे हो, आप लोग लंदन में नहीं बैठने दे रहे हो, वहां बैठ के वीडियो बना रहे हो उसकी। वो 35 क्या चक्कर हो है? गई, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? चलें। आ जाओ मैदान में फिर। जब जुडिशियल इंक्वायरी की बात आती तो पीछे पतली गली से भाग जाते हो आप लोग और बातें करते हो इंसाफ की। नहीं तो उस वक्त भी फिर कहें ना कि उस वक्त हमें आशीर्वाद था, आप मान लें सर और खान साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। सिक्योरिटी इदारों की ड्यूटी क्या होती है? क्या मुल्क होती की है सर? हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत करना। मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क के कौम के वोटों को रोड़ना नहीं होती है सर। क्या कोई समझते आके हैं? मुल्क को खाए और बैठे तमाशा देखेगा। ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, यही तो इल्जाम लगा रहे हैं नहीं, ना। आप लोग 18 के सबूत इल्जाम है। ये लगा रहे हैं। मैं तो अभी 24 की बात कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने सिक्योरिटी इदारों को नहीं लिया। मैंने आप लोग पसंद की मिठाई कौन खाते हो ना? कौन थे वो गुल्लू पर पसंद की मिठाई नहीं खाओ ना। ये कह रहे हैं ना कि 18 में रिजल्ट चेंज हुआ। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। सर बताएं आप लोग जिनके कंधे पे बैठ गए एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे कमर बाजवा से यारी थी आप लोगों की यार, आपके बानी की यारी थी, बड़ी गहरी यारी थी। वो यारी खत्म हो गई, धोखा नहीं दिया। आपने उसकी गैरत जाग के उसने कहा मुल्क क्यों ले लूं, मुल्क की कुर्बानी क्यों ले लूं? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आज आप उनकी तारीफें क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़ाते हैं। बातें करके दिखाना कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। आगे बढ़ाते हैं। कर रहा हूं, बहुत बड़ी गलती है उनकी चले, कि ठीक है। उन्होंने इंतशारी टोला मुसल्लत कर दिया था 2018 के अंदर। क्यों किया उन्होंने? चले चले आगे बढ़ जाते हैं ना सर। अटॉर्नी जनरल मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इंतशारी टोला तो ये खुद बने हुए हैं सर। शहबाज शरीफ साहब ने कल इंतशारी टोला तो खुद बैठे हैं तजियाकार बन के हाँ। और फैला रहे हैं इंतशार। परसों शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कुछ अदलिया में काली भेड़ें जो कि सर इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। उसके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। और ये जस्टिस फाइज साहब अगर इनके दुम छलेनी है तो लगाए तौहीन अदालत। आज फिर अदलिया की तरफ से जवाब आ गया। अदलिया ने बड़ी सरजनिश की अटॉर्नी जनरल की कि काली भेड़ें किसको बोला गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हमने माजी के जजेस को ये कहा है, हमने मौजूदा जजेस को नहीं कहा। सर देखें, मैं आपको बता देता हूँ काली भेड़ें कौन है। जो इंसाफ में डिले कर रही हैं, अच्छा, जो इंसाफ में ज्यादती कर रही है, जो फॉर्म 47 के मामला को लटका रही हैं, वो है काली भेड़ें। जो फॉर्म 47 के मामला में जो जुडिशरी ने दिए कि जज तयनात करें, वो तयनात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नए नए बहाने सोचे और नए नए आइडिया सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म 47 वालों को जो है ना वो मुस्तकिल कर सके। तो सर इस तरह की काली भेड़ों को जो है अदालतों की तरफ से सजाएं मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तलब किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब को कि भाई जवाब दो, आपने अभी तक क्यों तयनात नहीं करवाए जजिस को इलेक्शन कमीशन के जरिए। चले आगे आपको मैं शाह साहब, कल मलिक रियाज साहब के पिंडी के ऑफिस में भी नैब का छापा पड़ा, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, मैं किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। अच्छा देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं। हाँ। आप कायम रहिएगा अपने जुमलों पर, ये बात की है उन्होंने। बिल्कुल की है उन्होंने। इंतशारी टोले के लोग सोशल मीडिया पे जो है वो ये फैला रहे हैं बिकेगा नहीं झुकेगा नहीं हाँ है और वफादार है मलिक रियाज। मलिक रियाज। किसका? अच्छा, हाँ, पानी अब- पीटीआई का। अच्छा उसमें भी आया। हाँ वो तो कह रहे हैं ना कि मैं किस पानी पीने का वफादार है, किसी ने वो नहीं किस कहा। केस में कहा- वो किस केस में ये इंतशारी वो टोले अल-कादिर के है, दौरा कर रहे हैं, हाँ, वो दूसरों पे अल-कादिर डाल है। रहे हैं। चलो आ रहा हूँ ना इंतशारी भाई, टोले के भाई दौरा देखे कर रहे हैं, भाई देखे दूसरों पे डाल रहे हैं। इंतशारी टोले इंतशारी इंतशार नहीं फैलाए, इंतशार नहीं फैलाए, इंतशार नहीं फैलाए। आप झगड़े की तरफ नहीं है, इंतशार नहीं फैलाए। मुझे माफ कर लीजिए, इंतशार नहीं फैलाइए। इंतशारी टोला आप नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा, जो है वो है। आपको पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है, आप नहीं है इंतशारी टोला। क्यों बन रहे हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ। अरे भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ। मिर्चें किसी को भी लगे मेरे सच बोलने पर लगनी चाहिए। अब मलिक रियाज की तरफ दोबारा हम आते हैं। हाँ। मलिक रियाज जो हैं उन्होंने हर दौर में एक एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी शख्सियत को खरीद के रखा अपनी जेब में।
इस दफा उनका वास्ता पड़ा है एक अच्छे नोट सैयद कीजिएगा, खरीद के रखा। से, एक अच्छे सैयद से वास्ता पड़ गया उनका, सही है। वो बिक नहीं रहा है। असल मसला ये कि वो नहीं बिक रहा, बिकती है, वो न बिक रहा, वो न बिक रहा। इंतशारी टोला उसको नेगेटिव लेके जा रहा है, इंतशारी टोला उसको एक सिविलियन की तरफ लेके जा रहा है, इंतशारी टोला उसको साबिक वज़ीर आज़म की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन असल बात ये कि वो सैयद न झुक रहा है न बिक रहा है, तो अब इंसाफ होगा और इंसाफ होके रहेगा। नहीं तो वो कह रहा है, ये भी कह रहा है कि मैं बिजनेसमैन हूं, आप मेरे फाइलें आप क्या ढूंढने हैं, क्या वाकई अल कादिर वो ट्रस्ट- देंगे, वो ट्रस्ट वो देंगे पूरा केस आपके सामने है। अच्छा, किस तरह पैसे आए, किस तरह गए, क्या हुआ, क्या मुंतकली हुई, सब लेकिन साबित होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट के किन पास के पैसे अकाउंट गए में ना। पड़े ये भी पूछो हाँ, ना। तो क्या हुआ, किन अकाउंटों में पड़े ये भी पूछो। वाजे तौर पे सामने आएगा। भाई इनके तो वकला वहां जवाब नहीं दे पा रहे थे। किन अकाउंटों में पड़े वो जब पैसे? जब इल्जाम लगा रहे हो। शौकत खानम का मामला हुआ, पूछे वो उनसे। सुने जब शौकत खानम का मामला हुआ हाँ। तो इनके वकला वहां जज को ये नहीं बता पा रहे थे। जब जज ने दिखाया कि भाई ये इसराइल से पेमेंट आई है, ये इंडिया से आई है, ये फला जगह से, वो नहीं बता वो जो पा रहे ट्रस्ट थे। की जमीन मलिक रियाज साहब ने बानी पीटीए को दी थी, हाँ जी, वही मैटर है ना। वही मैटर है। और वो कौन सा नहीं मैटर देते है? क्या? नहीं, देखिए वो पैसों की जो यूटिलाइजेशन उसमें हुई है, वो पैसे गए कहाँ, अच्छा, जो डाले गए थे वो कहाँ गए और उसके बदले क्या ले लिया गया और क्यों ले लिया गया, तो इसकी इंक्वायरी है और वो तमाम चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आएंगी साजिद। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो ढक जाएंगी। देखिए आज की आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, बगौर देखा होगा, बगौर सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब मिल के जो है वो किसी एक चीज को सही साबित करें। यहां तो ये हो रहा है, अदलिया सियासत में कूद जाए कोई मसला नहीं है, मीडिया सियासत में कूद जाए कोई मसला नहीं है, अवाम न कूदे सियासत में, बाकी इदारे आपस में लड़ते रहें। यहाँ ये चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। वो कौन से तीसरी कुव्वत, वो कौन से थर्ड पार्टी का लोग किरदार अदा करेंगे जो ये जो हर्जा सराई और जो एक दूसरे पे बयानबाजी चल रही है, गर्मा गर्मी है इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, ये इसका टेम्परेचर लो कौन करेगा? देखिए मैं नहीं समझता साजिद के अफवाज पाकिस्तान सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए बनी है, और जो उनके ऊपर हर्जासराई की जा रही है और जो इदारों के हर चीज को ब्लेड मार दिया तो उधर मोड़ दिया, खुसरा आ गया तो उधर मोड़ दिया, पेशावर थाने में खुसरे को खावर मानी का आज कुटा है परस्कल, ठीक है, उसको बेचारे को धो दिया पकड़ के, वकीलों ठीक है। ने। अच्छा अब मामलात ये हैं कि चले मामलात हम देख रहे हैं, अपनी नजर से देख रहे हैं, लेकिन अगर ये चीजें सर वो अफवाज पीटीआई के पाकिस्तान, वकील थे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि वहां पे अगर एक पार्टी इस तरफ लगी हुई है और वो इस तरफ लगने पे अपना फर्ज समझती है कि हमने जी मुल्क की इदारों को बदनाम करना है, उन पे जोर लगाना है, हम ब्लैकमेल करके आ जाएंगे, तो पाकिस्तान को ब्लैकमेल तो कई पावरफुल कंट्रीज नहीं कर सके, हमारी फौज पाकिस्तान उनको मुंह तोड़ जवाब देके बैठेंगे, तो ये टोला भी इंतशारी टोला काबू में आ जाएगा, वाज़ेह तौर पर काबू में आएगा। मुल्क को नुकसान पाक फौज नहीं होने देगी, मुल्क के दिफा के लिए बनी है, चाहे वो अंदरूनी खलफचार हो चाहे वो बैरूनी चैलेंजेस हो, पाक फौज ने फेस करना है। लास्ट खावर मानी का की चंबा प्लेट हुई है अदालत में, सही हुई? देखें उनको क्या जरूरत थी बानी को हरामदा कहने की, पार्लिमानी गुफ्तगू या कोर्ट लैंग्वेज में कोई बात कर लेते। जब आप भरे मजमे में हरामदा कहेंगे तो जाहिर वकला को भी जोश आएगा। जज के सामने सर ये पूरी वजाहत करें, क्या वो हरामदा है तो साबित कर खड़े होगे, और जज ने कोई एक्शन नहीं लिया है उस खावर मानी के ऊपर, जज ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। तो फिर अहाता अदालत से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर आप लोग बड़ा दुख करते थे कि ये कानून टूटा, तो ये भी कानून टूटा कि वकीलों ने भी वही सूद दिया। सर देखें ना, कानून तो सबसे पहले इब्तिदा जज साहब ने की तोड़ने की। अच्छा, जज साहब ने सबसे पहले कानून तोड़ने की इब्तिदा की। जब खावर मानी का मुगालकत बक रहा था, 1 घंटे तक उसको टाइम दिया बकवासें करने के लिए, 1 घंटे तक टाइम। सारी बकवास काबिल कबूल थी, मगर ये क्या किया उसने? खावर, मैं पूरी बात आता हूँ उस पर भी आता हूँ, खावर मानी का तो उस जज को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने इतनी बकवासें करने की इजाजत दी उसको कोर्ट में खड़े रह के, और उस वकील को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने उसके ऊपर हाथ उठाया, मारा पीटा, और खावर मानिका को तो ऑलरेडी दोनों की मिला के सजा मिलनी चाहिए जिसने इतनी बकवास की। तो आज से मैदान में करें इंसाफ, हमारी मना नहीं है। नहीं तो अब आप ये कहे ना कि हमारे लोगों ने भी गलत किया ना तो अदालत में। हाँ। जब मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले उस जज को सजा मिलनी चाहिए जिसने बुनियाद डाली वहां पे दंगे फसाद की और बकवासें और गालियां और सब कोर्ट में बकवास करने की इजाजत दी, उसके बाद खावर मानिका को मिलनी चाहिए सजा, उसके बाद में जाके उस वकील को भी ऊपर आनी चाहिए। पहले तो इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, उसके बाद में उस वकील को भी मिलनी चाहिए जिसने उसको मारा, इसमें कोई अर्ज नहीं है।
अच्छा, लास्ट में आप वकीलों को कह रहे हैं सर तो तमाम तक बुनियाद तो उसी जज ने डाली ना, फसाद की जड़ डालने वालों को आप छोड़ देंगे? अच्छा, जो खामोशी से अच्छा, वैसे एक बात है, आपस की बात है, चले मैं अभी जैसे आपने कहा सुनाना था, फैसला नहीं सुनाया आपने, जैसे कहा फैसला सुनाना था जज को, उसने फैसला नहीं सुनाया, कौन सा दबाव तो जज से पूछा जाए ना। अच्छा, सुन तो लाए ना जुडिशियल इंक्वायरी, इसके ऊपर भी ले, इसके ऊपर भी जुडिशियल इंक्वायरी बैठाएं और बताएं जज के ऊपर कौन सा दबाव था, उसकी बकवासें कोर्ट के अंदर होने दी और जिसने कोर्ट के अंदर बैठ के लोगों को वजीर आजम पाकिस्तान बुरा भला कहने दिया। वजीर आजम पाकिस्तान, मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अदलिया मौजूद जजों को काली भेड़ें कहें, पीटीआई आप इस वक्त अपोजिशन में हैं, आप भी जजों पर असरअंदाज हों, तो फिर जजेस कहाँ जाएं? ये सियासी मामला तो जजेस से दूर रखे जाएं। फिर जजेस को हम कहते हैं, फिर आप जजेस को कहते हैं कि आपने इंसाफ का फैसला करना है, तो फिर आप प्रेशर ना डालें ना जजेस पर। देखिए सर, दुनिया ना आगे जा चुकी है। मैं आपको थ्रेट करूं, धमकियां दूं, आपके बच्चों को तंग करूं। सवाल का जवाब दे रहा हूं ना मैं, आप ही के सवाल का जवाब। दुनिया आगे जा चुकी है। हाँ सर, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है। अब आप अपने प्रूफ कंप्यूटर के अंदर फीड करें, सामने मुखालिफ पार्टी अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करेगी और कंप्यूटर आपको फैसला करके दे देगा कि भाई कौन हक पे है कौन ना हक पे है। अब दुनिया आगे जा चुकी है, तो ले सर वो सिस्टम। जब आपके हमारे जजों में एहलियत नहीं है तो वो खत्म करें जजों को, कंप्यूटराइज सिस्टम ले, वो फैसला कर देगा और चंद रुकनी कमेटी बना दे जो उसको मॉनिटर करे कि भाई कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं पे किसी ने गड़बड़ तो नहीं किया, कंप्यूटर ने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। करवा ले, इस तरीके से करवा ले सर, मगर हक और सच पे तो आए। बल्ले का निशान छीन लिया जस्टिस फाइजर साहब ने और बड़े दबंग तरीके से कह रहे कि हमने अच्छा किया। तो सर वो बताए ना 17C आर्टिकल 17C का जवाब भी दे दे, वो दबंग तरीके से कौम के सामने सबके सामने जवाब दे दे उसका कि आर्टिकल 70C का ये वजाहत बनती है जो मैंने अपने फैसले में लिखी है। फैसले तक में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। ठीक है, आगे लास्ट बने हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए, मुल्क को कौम के ऊपर मुसल्लत होकर मुल्क को कौम का बेलागरक करने में किरदार अदा कर, क्यों अभी तक 6 जजों का उन्होंने फैसला नहीं किया? क्यों 6 जजों को इंसाफ नहीं दिलाया? क्यों उन्होंने जुडिशियल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया? क्यों शहबाज शरीफ को कोर्ट में तलब करके नहीं पूछा कि क्या हो रहा है? क्यों जज के बेडरूम तक में वीडियो कैमरे लगे हैं? चले शाह साहब, तलाल चौधरी ने वीडियो बयान जारी किया। आपको याद होगा माजी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत लोगों पर लग चुकी है, कई वज़राए आज़म को अपनी मनसब से हाथ धोने पड़े हैं। आज फिर हम उसी तरफ ही जा रहे हैं। तलाल चौधरी ने भी आज बानी पीटीआई की खूब क्लास ली है। उन्होंने बताया कि आपको जेल में कितनी सहूलतें हैं, आपको एक्सरसाइज मशीनें दिए हुई हैं, 7 कमरे आपको दिए हुए हैं। तो बानी पीटीआई जेल में हैं, वो कैदी हैं, अब वो सिर्फ बानी रह गए, पार्टी की चेयरमैन भी नहीं रहे। मैं एक आपको इसका वजाहत कर दूं। हाँ सर, हमने ये दिया हुआ, हमने वो दिया हुआ, तो सब ले आए ना कौम के सामने भेजे, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को देखो, हमने खान साहब को ये फैसिलिटी दी हुई है, हमने इतने 6-7 कमरों का मुश्तमिल उनको अपार्टमेंट दिया हुआ है। बोले ना सर, वो इंटरनेशनल मीडिया मैं पूछ लेता हूं जी शाह साहब, इतना भयानक किस्म का, ये सब झूठ है तलाल चौधरी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इतना भयानक किस्म का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए भी, यहाँ के सियासी कायदीन के लिए भी, इदारों के लिए भी, कि एक आग भड़की हुई है। और वो सही कह रहे थे जनरल रिटायर कयूम साहब कि इंडिया की जरूरत नहीं थी जो आज बातें कर रहे हैं ना, तो वही सब देख के कर रहा है कि इनके अपने छन्ने में इतने सुराग हुए हैं, कुछ टिकेगा ही नहीं। बात यह है कि तलाल चौधरी ने जो भी गुफ्तगू की, देखें वकला इनके रोजाना की बुनियाद पे जाते हैं, बहनें उनकी दोनों जाती हैं मिलने के लिए, कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो तो कम से कम अलीमा जो है वो फौरी तौर पे आके बाहर शोर शराबा कर देंगी। वो खातून बोलने में बिल्कुल बेलगाम है और सही बात करती हैं, बाहर आके जो भी बात करती हैं। आपने देखा होगा कि साबिका टाइम पे एक तस्वीर आपको याद होगा बाहर आ गई थी बानी पीटीआई की ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना? उस तस्वीर के ऊपर आपकी देखें नाकदीन ने ऐसी बेवकूफाना इंतशार फैलाया कि आज वो उस तस्वीर से भी महरूम हो गए। आप लोग ऐसी हरकत करते क्यों कि यार आप देखने से भी जाओ। आपको जब एक चीज मैसर आ गई थी, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठते, उसके ऊपर इन्होंने इतने टंटे बनाए, इतनी कहानियां किस्से की कि उस पर बैंड लग गया, उसकी इंक्वायरी खुल गई, अब वो तस्वीर से भी गए। तो मैं बार बार सदर जरदारी सर ये खुद एतराफ से जुर्म कर रहे हैं कि हम एक तस्वीर से भी डरते हैं। अच्छा रुके ना, ये आपकी भूल है, शैतानियत से डरते हैं हम, देख के लाहौल वाला पढ़ते हैं, हमें पता है कि फितना है, ये शैतानी फितना है, हम इस शैतानियत से दूर रहना चाहते हैं। आप लोग मुझे तो ये लगता है
हैं मुझे आप। ये लगता है मुजीबुर रहमान टोला दोबारा आ गया पाकिस्तान में और ये वापस जाना चाह रहा है कहीं और। अच्छा। हाँ, ये काम इनका यही है, इनके ये फितना फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं, छोटे से बड़ा सारा मिल गया। बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई बाबा जाए। झूठ को अच्छा, सच तो आप लोग कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, झूठ को सच तो आप लोग कर रहे बोलने हो। पे पाबंदी लगाई जाए। आपके लिए ना कोर्ट सही है, ना अदलिया सही है, ना इदारे सही है, ना एस्टेब्लिशमेंट सही है, और ना काली बेरे इलेक्शन आप लोग सही है, कहते फिर रहे हो, शाम आप लोग 47 भी कौन सही नहीं है, कुछ भी आप सही लोग नहीं जो है। काली बेरे कहते फिर रहे हो, आप लोग कौन हो फिर? हम तो इंतशारी टोला कहते हैं, हम काली बेले क्यों कह रहे हैं? इंतशारी टोला आप है ना, आपको बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो भी है सामने जिसको बुरा लग रहा है वो इंतशारी टोला है, आप हैं। जिसको तकलीफ पहुंच रही है वो इंतशारी टोला है भाई। इंतशारी टोले ने तो यहाँ तक पहुंचा दिया पाकिस्तान। बात सुने, इनको जिनको तकलीफ पहुंच रही है वो इंतशारी टोला है। लास्ट में सुनने यानी जिन पर जुल्म हो रहा है वो इंतशारी टोला है, जो मजलूम है वो इंतशारी टोला है। किस पर जुल्म हो रहा है? किस पर जुल्म हो रहा है? सुने, आप लोग मजलूम हो, सवाल ही नहीं पैदा मैंने होता। तो ये बात ही नहीं की आप लोगों ने जो जुल्म किए 2018 की हुकूमत के बाद, उन मजालिम का तो मैं किस्सा नहीं सुना सकता। रिपीट कर रहा हूँ, वो मजालिम तो फहाशी में होने की अलामत है, लोगों के कमरों में घुसे। शाह साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बड़े मार के फतेह किए हैं, मुकमुका के, मुफाहमत के, तो अब कहाँ हैं? अब ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं मामला? कहीं ऐसा ना हो कि घंटा बज जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश हों। जरदारी साहब, साजिद आपको पहले तो बताता चलूं कि देख रहा है, उसके ऊपर भी पूछ लें। 3-4 रोज से मुझे इत्तलात थी कि तबीयत उनकी नासाज थी, उसमें से दूसरी बात ये कि आपको याद होगा अभी सदारती अहकामात के तहत नैब में तरामीम की गई हैं, जिसमें 2 साल सजा कर दी गई है उस अफसर के लिए जो गलत रिपोर्ट फाइल करेगा। पहले 5 साल थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो रिमांड की मुअय्यना जो मुद्दत थी वो 40 रोज कर दी है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये कोई मामूली बात है जो किया गया? ये रिमांड आप सच्चाई उगलवाने के लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता है। नैब को जो इख्तियारात उसके खत्म कोर्ट के जरिए करवाए गए थे, कुछ मामलात हुए थे, आपको याद होगा, तो वो अब दोबारा स्टेबल हो रहे हैं और सदर जो हैं, सदर पाकिस्तान बलूचिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज में बड़े मसरूफ हैं। ये बात मानने वाली है कि पाक फौज ने आज पीटीआई मानेंगे ना माने, आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि अफवाज पाकिस्तान हुकूमत के पीछे खड़े होकर मुल्क की माशी तरक्की में किरदार अदा करेगी और दहशतगर्दों से बिल्कुल निपटेगी और किसी किस्म की 9 मई के वाकयात में सहूलत फराहम नहीं करेगी, किसी किस्म की कोई माफी नहीं है। ये तमाम बातें आज रिपीट हुई हैं। तो इसका मतलब है कि एक पेज पे अदलिया, रियासत और अफवाज पाकिस्तान, मीडिया इंडस्ट्री, ये चारों खड़े हैं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। आपने कहा सर मुल्क बिक रहा है, ये आपने सोशल मीडिया पे कोई खबरें देख ली है क्या? पोर्टें बेच चुके हैं, आपकी जमीन ये बेच चुके हैं, इसके अलावा भी ये रिक्विडिक को बेचने की तैयारी कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का डंडोरा पीट रहे हैं। सर क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है? कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? मुल्क को आप बेच रहे हो, आप कह रहे हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इंडस्ट्रियाँ लगे यहाँ से, फिर यहाँ से जो है वो इंडस्ट्रियों के जो मसनूआत है वो एक्सपोर्ट हो और मुल्क को फायदा पहुंचे, ये होती है अवाम दोस्त बजट आ रहा है। होती है कि हम अपना सोना बेच दें, आपके घर के बर्तन बेच दें और हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अवाम दोस्त बजट आ रहा है। और सर ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफवाज पाकिस्तान। सर अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल एहतराम है। बात अफवाज सिवाय इंतशारी टोले के सबके लिए काबिल एहतराम। अफवाज पाकिस्तान की तो है ही नहीं, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। बात है करप्शन की, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में मौजूद हो, चाहे वो जनरल्स में मौजूद हो, चाहे वो वज़ीर आज़म में मौजूद हो, चाहे वो पार्लियामेंट में मौजूद हो, चाहे वो जजेस के पास मौजूद हो। बात है करप्शन की। तमाम तर इंतशार जो फैला हुआ है इस मुल्क के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन को बचाने के लिए फैला हुआ है। 1200 अरब रुपए के जो केसेस माफ किए गए थे, इतने बड़े 1200 अरब रुपए के साथ, पहले मेरी बात सुने, 1200 जब घड़ियां चुराए 1600 अरब ले गए अली अमीन गंडापुर, वफाक से 1600 अरब अभी लेके गए, कैसे माफ होते? अभी लेके गए। बिगर अकाउंटेबिलिटी के जो जा रही हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सोना और तांबा जो लूट के पाकिस्तान से बाहर चला जा चुका है और जा रहा है अभी भी, उसका कौन जवाब देगा? ये सिर्फ और सिर्फ ये इंतशार फैलाकर लोगों को उलझाकर इसलिए रखा जा रहा है ताकि वो पीछे से जो हमारी मान्यत गायब हो रही है उसके ऊपर लोगों की तवज्जो ना कभी जाए। आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप, क्योंकि आपके वो सियासी रहनुमा है बानी पीटीआई,
कि यार बानी साहब आपको क्या जरूरत थी घड़ियों की और कफलिंग की, तोशा खाना, लानत भेजते आप, सब आपका पहली काम ही बात नहीं यह था। है कि उन्होंने पूरा पेमेंट जो BMW जो जिन्होंने ली थी उनके नहीं, मैं ऊपर उसमें तो नहीं आपने जा कुछ रहा, नहीं- मैं नहीं, तो आप- मैं आप कानून बात है ना, पूरा सुन लेना, हाँ। आप उन पे क्यों नहीं जाएंगे सर? हाँ। उनके ऊपर तो कोई केसेस नहीं बने जो बिगैर बने थे, खत्म हो गए। आपकी हुकूमत थी, आपने ही बनाए थे, भूल गए आप। 10% दिया था कुछ। आप लोगों ने मेरी उनको बात चोर सुनिए ना कहा। सर, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो बात नहीं हो अच्छा, सकती चले, ना। चले। 10% दिया और उन्होंने बात पे दिया ही नहीं। बात पे इन्होंने जो जमा कराना होता है बयान, जो मिनिमम अमाउंट जमा कराना होता है, वो भी जमा नहीं करवाए और तोहफे लेके चले गए। उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। और इन्होंने 10% की जगह 20% जमा करवाए, डबल इनके जमा करवाया और वहां से तोहफा लिया एक घड़ी का, और उसके ऊपर ये शोर मचाने तोहफा लिया उन्होंने लिया, और कानून के हिसाब से लिया, कानून को तोड़ के नहीं लिया है, कानून के हिसाब से लिया, जिसपे कोई भी जुर्म नहीं बनता, जिसपे कोई भी दफा नहीं लगती, उसका जबरदस्ती केस बना के जो है ना वो तमाशा कर रहे हैं। क्या जरूरत थी, चले 20% और देके। कह रहे हैं कि खाना काबा लिखा हुआ तो आपने क्यों बेची? से खाना काबा तो वो वहां पे नोटों पे भी, रियाल पे भी बना हुआ है, और आज तो वहां पे शराब खाने, जुए खाने ये और मंतक, दीगर खाने भी खुल गए हैं। दीगर खाने भी, क्या दीगर बात खाने है, भी चले खुल गए हैं। ये वहां पे जब ये खाना काबा और मदीना मुनव्वरा के नोट जा रहे हैं तो उसके ऊपर तो कोई किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही है कि भैया बंद करो, या तो उसको बंद करो, या तो नोट के ऊपर से खाना काबा और मदीना शरीफ की तस्वीर हटाए। उसके ऊपर तो किसी की जबान नहीं चल रही है। ये तोशा खाना की घड़ी के ऊपर खाना काबा इनको याद है? नहीं, आपने करप्शन की बात की ना, तो करप्शन के कई दाग तो बानी पीटीआई पर भी हैं। एक भी दाग नहीं है सर। अच्छा। 190 मिलियन का जो ये बातें कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए। करप्शन होती तो खान साहब के अकाउंट में पड़े होते, वो पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के मुझे अकाउंट तो में। डर है और किसी दिन इसका ये पुतला बना जबरदस्ती के ये लोग बयान बुझाना दिलाना शुरू कर दे चाहते भाई। हैं कि मैं तो ये डर लग रहा है मुझे। मलिक रियाज जिसने बिलावल हाउस दिया, मलिक रियाज जिसने पता नहीं कितनी BMW नवाज शरीफ को दी और शहबाज शरीफ को दी, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं निकल रही है इनकी। हाँ, अल कादिर ट्रस्ट में जो जहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी तालीम कैसी जिसमें पाकिस्तान की और दीन इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो वहां पे इनको सिखाई जाती है। वहां पे किसी फर्नांडिस या किसी जर्नाल्डिस की तरह हिस्ट्री नहीं सिखाई जाती, वो पाकिस्तान के गाजी और अगर खुलफा राशिदीन, अगर और मलिक दीगर रियाज जितने भी बड़े हमारे खुद आके कहे उनकी हिस्ट्री बताई जाती है। मैंने बानी वो बनाने पीटीआई पे को- इनको एतराज है, इनको और इनकी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को जो एतराज है ना, वो बनाने पे एतराज है। ये हमें छोड़ के ये दीन की तरफ कैसे जा रहे हैं, कैसे ये हमारे इस्लामी हिस्ट्री सिखा रहे हैं, और इसने जमीन इसके लिए दी है, और ये कहने का वो जबरदस्ती बयान दे कि जमीन जो है इनसे छीनी गई है, ये चाह रहे हैं, और वो बयान देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा मैं ये बयान नहीं दूंगा, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, मतलब पैरोकार बनूं। मतलब आप सरे तस्लीम खम और दिल से, और आज लाइव बैठकर कह रहे हैं कि खान साहब आपके चेयरमैन सादिक और अमीन हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, वो चोर नहीं है। सर जितने भी दाग आपने लगाए हैं ना, जितने भी आपने दाग लगाने की कोशिश की है ना, उनमें से एक भी दाग इनके ऊपर नहीं है, वो सारे झूठे हैं। उसके ऊपर और कोएशमेंट अगर का अब केस आखिरी- बनना चाहिए, हाँ। उसके ऊपर कोएशमेंट का केस बनना चाहिए, और केस बनाने वालों को जेलों में डालना चाहिए। अब आखिरी सवाल, अगर किसी भी केस में बानी पीटीआई को कोई भी मौजिज जज सजा सुनाता है, सर आपने 3 केसों में सजा सुना चुके हैं, आपके तो किसी भी 3 झूठे केसेस में सजा सुना चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, केसेस में नहीं, सजा सर, सुना। सुन तो लें। 3 केसेस में सजा सुनाते हो जजों को शर्म नहीं आई? उन जजों को तो जेल में होना चाहिए, आज भी वो जज बन के बैठे हुए हैं। सर सुन तो लें, तो वो जो सजा जितनी भी सुनाई है वो गलत है, वो केस और वो जज वो सब गलत है। आपके सामने तो मैं कह रहा हूँ जजों को जेल में होना चाहिए। इसी वजह से तो कह रहा हूँ कि जिन्होंने गलत सजाएं सुनाई है, जिन्होंने कानूनी तो तकाजे वो पूरे नहीं किए कौन हैं। सा ऐसा जज है जो फैसला सुनाए आपको मंजूर होगा? कौन सा जज होगा जिसके फैसले को आप मानेंगे? सर ये कुरान शरीफ रखें, अच्छा, ठीक लाइव है, लाइव कुरान शरीफ रखें, और जो जज उस पे हाथ रख के कहे कि जो भी फैसला करूंगा सच के साथ करूंगा। ये हलफ और लेकर करे आते फैसले। हैं, सारे जजेस कुरान पाक पे हलफ लेकर बैठते हैं नशिस्तों पर। नहीं, आपने मेरे से मशवरा मांगा हाँ, ना, आप फिर मैं मतलब अपना आप मशवरा लाइव हो दे रहा हूं। दोबारा? मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ कि हाँ। वो कुरान शरीफ अपने सामने रखे, उसमें हाथ रखे, और जजेस के फैसला गलत फैसला करने वालों की कई आयतें आई हुई हैं। मैं तो गलत फैसला करने मिनट, वाले कई आयतें। जजेस की कई आयतें आई हुई, वो आयतें पहले उस जज को पढ़ के सुनाई जाए कि अगर तूने गलत फैसले किए तो तेरे पर ये आयत लागू होती है। उसके बाद में उसके खाली हाथ रख के भी नहीं, बल्कि वो जजेस के ऊपर जो इनके फैसलों के गलत फैसले सुनाने पे जो आयत शरीफ कलाम पाक में वो जो सारी सही है। आयतें इनको सुनाई जाए, सही है, ठीक है। उसके बाद ही इनको फैसले का हक ठीक दिया है, जाए। आखिरी सर 1 मिनट। जी शाह साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बादशाह ने अपने वजीर को कहा
कि जल्दी से जाओ और मेरी सल्तनत में सबसे खूबसूरत बच्चा छोटा सा लेके आओ, हाँ। मैं उसको प्यार करना चाहता हूँ। वो गया, 2 दिन का टाइम लेके वापस आया, काला भेंगा सा बच्चा लाके उसके आगे रख के कह रहा है ये खूबसूरत है। वो कह रहा है ये क्या? बोला साहब मेरा बच्चा मुझे तो पसंद है, पूरी दुनिया में मुझे ये खूबसूरत लग रहा है। मतलब तो ये आप यही बानी हाल, पीटीआई पे मिसाल बस मैं बता रहा हूँ यही हाल है। अल्लाह खैर करे, मुल्क हमने कुरान मुल्क शरीफ का अल्लाह रखने की हाफिज बात हमारे। की और ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं हम तो सही बात कर सोच की रहे हैं। मैं ना mentality है इनकी। मानूं, मैं ना मानूं, हम कह रहे हैं कि कुरान मैं ना शरीफ मानूं, में रखो, ये कह रहे हैं कुछ कि भी वो- कर लो मैं ना ये मानूं। पता नहीं क्या उल्टी इतनी सीधी आपने कर रहे बातें हैं। कर दी, तो इतना आप आपने कलाम केस पाक खोल को दिए, नहीं मानते तो 3 किसको मानते केस हैं? खोल ये दिए। मजाक और करते हैं। मेरे दिल में कलाम पाक अल्लाह खैर रखे, मुझे क्या करना है भाई? मैं तो अपने रब से डरने वाला बंदा हूँ। आप लोग इंतशार इतना फैलाते हो यार, आप लोग मान ही नहीं रहे हो किसी चीज जब आप को। कुरान शरीफ की आयतों को नहीं मानने के लिए तैयार हैं, भाई हम क्यों नहीं उसके मानने को खिलाफ तैयार? आप तैयार हैं, आपके लोग कान में कहते थे आपके आइन मानेंगे, कहता अरे है- दीन का टच डालना आइन थोड़ा कहता सा, है- बताओ आइन यार। कहता है कि खिलाफ इस्लाम दीन तो कोई बेच आए कानून कंटेनर नहीं पर बन खड़े सकता। हो गए यार। आइन कहता है कि खिलाफ इस्लाम कोई कानून नहीं बन सकता। इज्जत के खिलाफ के इज्जत का केस जो है वो खिलाफ इस्लाम चल रहा है। इसके अलावा 1200 अरब रुपए जो माफ करा गए वो भी खिलाफ इस्लाम है। तो किस तरह के लोग हैं ये यार? चलें जी, ये चलें। किस तरह के लोग खिलाफ इस्लाम चलें। काम करके बोलते हैं हम खिलाफ इस्लाम ठीक नहीं है, है? ठीक है, ऐसी ये उम्मीद किस तो तरह है। का मुसलमान चलो, है? ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे खिलाफ बोल रहा हूं। इस्लाम काम करके बोलते हैं हम लोग मैं खिलाफ थोड़ी बहुत इस्लाम नहीं बोला है। रहा हूं भाई। मुझे तो आप उनकी ठीक हिमायत है, ना करें, ठीक है सर। जी, मुझे साजिद से इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।